हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी। आज हमारा सेकेंड लेक्चर सेंट्रल फोर्स मोशन का है, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं सेंट्रल फोर्स मोशन में इलिप्टिकल शेप के बारे में और उससे रिलेटेड ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एनर्जी और उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिए। अब अदर कॉन्सेप्ट जो कि सेंट्रल फोर्स मोशन में हमें रिक्वायर्ड है, हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन का हमारा सेकेंड चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर आई होप कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा और उसमें कुछ भी डाउट्स हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सेंट्रल फोर्स मोशन इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटेशनल सेंट्रल फोर्स। द मोशन ऑफ planets, satellites and celestial bodies follows Newton's law of gravitation, conservation laws, Kepler's law of planetary motion. अब दीज कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करते हैं, क्या कर एक्सप्लेन करके देते हैं शेप ऑफ अ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। मींस प्लैनेटरी ऑर्बिट्स का शेप किस टाइप का होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी किस टाइप से होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट्स और स्टेबिलिटी ऑफ सोलर सिस्टम, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्शन स्पीड, ऑर्बिट और एनर्जी। इनके बेसिस पे हम प्रोजेक्शन स्पीड, ऑर्बिट और एनर्जी की बेसिस पे हम किस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी ऑर्बिट किस टाइप से होगी। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं। सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected near a body of mass m। उसमें एक तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, फोर्स इक्वल टू जी माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और दूसरा उसका पोटेंशियल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। द टाइप ऑफ ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन टोटल एनर्जी एंड प्रोजेक्शन स्पीड। तो मींस हम किस टाइप की ऑर्बिट है हम वो किससे डिसाइड करते हैं, एक तो टोटल एनर्जी से, दूसरा प्रोजेक्शन स्पीड से। इसके बाद हम देखते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी जो कि हमने पता है, स्केप वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी विद विच अ पार्टिकल्स मूव आउट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड। वह स्पीड अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोवाइड करते हैं जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए और स्केप हो जाए स्पेस में, हम उसको ग्रेविटी स्केप वेलोसिटी कहते हैं। हमें पता है हमारी अर्थ की स्केप वेलोसिटी क्या है, 11 पॉइंट स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स हम अगर किसी पत्थर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इतनी स्पीड अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो वो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा, वो एस्केप कर जाएगा स्पेस में। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड ऑर्बिट। रिलेशन बिटवीन स्पीड, एनर्जी एंड ऑर्बिट, जो कि हम पहले पढ़े थे ना, जिसमें हमें टोटल एनर्जी पता करना होता है और स्पीड, और उसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि कोई भी पार्टिकल कौन सा ऑर्बिट फॉलो करेगा। अगर हमारी पार्टिकल की स्पीड लेस देन स्केप स्पीड से कम है तो एनर्जी क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। एनर्जी लेस देन जीरो की तो मीन्स उसकी ऑर्बिट क्या होगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। अगर हम किसी भी पार्टिकल की स्पीड इक्वल टू स्केप वेलोसिटी रखते हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी मीन्स पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। अगर किसी भी पार्टिकल की स्पीड ग्रेटर देन स्केप वेलोसिटी हो जाएगी तो उसकी एनर्जी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, मीन्स वो पाथ कौन सी फॉलो करेगा, हाइपरबोलिक ऑर्बिट। आई होप कि ये समझ आया हो कि मैं पहले बोला था ना कि इसकी एनर्जी और स्केप वेलोसिटी इनके बेसिस पे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि पार्टिकल किस टाइप का पार्ट ट्रेस करेगा, तो ऑर्बिट किस टाइप से फॉलो करेगा। अगर पार्टिकल की स्पीड लेस देन स्केप वेलोसिटी तो इलिप्टिकल, इक्वल टू स्केप वेलोसिटी तो पैराबोलिक, और ग्रेटर देन स्केप वेलोसिटी है तो हाइपरबोलिक। मींस हम इससे फिजिकल मीनिंग अगर इसको समझे तो इफ स्पीड इज स्मॉल, और पार्टिकल की स्पीड अगर पार्टिकल की स्पीड स्मॉल है तो प्लैनेट्स रिमेन्स बाउंड टू ग्रेविटेशनल फील्ड, और पार्टिकल की स्पीड लेस देन स्केप वेलोसिटी है तो पार्टिकल्स बाउंड रहेगा विद द ग्रेविटेशनल फील्ड। एट स्केप वेलोसिटी पार्टिकल्स ब्रेकली escapes, मींस पार्टिकल escape कर जाता है। अबव स्केप वेलोसिटी पार्टिकल escapes completely, मींस स्केप वेलोसिटी से थोड़ा भी ऊपर स्पीड प्रोवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली escape कर जाएगा। अब इसके बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केप्लर्स लॉ, प्लेनेटरी मोशन, इंटरव्यूज वगैरह में ये बहुत बार पूछते हैं। केप्लर्स लॉ इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जॉन्स केप्लर एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ केप्लर्स लॉ क्या बोलता है,
एवरी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस। मींस हर एक प्लैनेट सन के अराउंड मूव करेगा और जिसमें सन एक वन ऑफ द फोकस होगा। ये इस टाइप से है, मैं एक डायग्राम बना देता जिससे और अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा सन हो जाएगा और इसके अराउंड हमारे ये प्लैनेट मूव करते रहते हैं। सो हम कह सकते हैं ये सन इज द फोकस। सो एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, मींस हर एक प्लैनेट सर के अराउंड मूव करेंगे इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें सन एक प्रकार से फोकस होगा, किसी एक पॉइंट पे फोकस होगा, फोकाई होगा। मींस इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमें पता है एक फोकाई होता है, तो वो एक फोकाई होगा। मैथमेटिकली फॉर्म अगर देखें तो r इक्वल टू ए वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन वन प्लस ई कॉस थीटा, जिसमें ए हमारा क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस होता है, ई सेंट्रिसिटी होता है। मेरे को मैं एक आइडिया देता हूँ, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में वो नहीं पूछेंगे, जो पूछेंगे मैं बता दूंगा, जिसमें ये डायग्राम के थ्रू भी बता, जो हम पहले बताते ना, जिसमें सन फोकस है, सन फोकई है, और जिसमें प्लैनेट इसके अराउंड मूव करे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। फिजिकल मीनिंग समझे तो प्लैनेट्स ऑर्बिट्स नॉट परफेक्टली सर्कुलर, मींस हमें ये बता रहे कि प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट है वो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट चेंजेस कंटिन्यूसली, मींस सन और प्लैनेट्स का डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। अब इसके बाद केप्लर्स सेकंड लॉ, केप्लर सेकंड लॉ हमारा क्या है, केप्लर सेकंड लॉ हम समझते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है, इसका भी डायग्राम बना हुआ है। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें पता है कि प्लैनेट्स और सन की डिस्टेंस बार बार चेंज होती रहती है, तो अगर सन अगर दूर होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब सन कोई भी प्लैनेट सन के पास होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो हमें ये लॉ वेरीफाई करता है कि सन प्लैनेट्स है जो सन के चक्कर लगा रहा है वो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। मींस कहने का मतलब ये एग्जांपल ये डायग्राम के थ्रू बता रहा है, जैसे ये सन है हमारा और यहाँ हमारे प्लैनेट है। सपोज ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव करके गए, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जो जो ये प्लैनेट ने जो एरिया कवर करा है, वही अगर ये सन के ज्यादा पास होंगे तो इधर से इधर तक जाने में भी इसने एरिया इक्वली कवर करा होगा। हमें लग रहा है कि ये सन के ज्यादा दूर है तो इसने डिस्टेंस कम कवर करा होगा, और ये सन के पास है तो इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर करा होगा, बट ये नहीं बोला है। ये यही लॉ बता रहा है कि हर एक प्लैनेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे यहां में एक एग्जांपल है, जैसे ये एक आवर में मान लीजिए एग्जांपल के तो डिस्टेंस इसने कवर करा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर स्क्वायर, 10 किलोमीटर। तो यही प्लैनेट अगर सन के पास होगा तो यही टाइम एक घंटे में डिस्टेंस एक 10 किलोमीटर ही कवर करेगा, ये कहने का तात्पर्य, राइट। सो डी ए बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियल वेलोसिटी, इसको एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और इसके बाद यूजिंग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमें पता है 1/mr स्क्वायर थीटा डॉट होता है, तो हम इसको इसी फॉर्मूले को हम क्या रख सकते हैं, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। सो ये चीज हमें वेरीफाई करें कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। हम कल प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करे थे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है मींस हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू कांस्टेंट। मींस अगर वेलोसिटी और डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस कम होगा, और वेलोसिटी कम होगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, बट एनी हाउ ऑल दीज क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल दीज क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। और ये हम डायग्राम से भी समझ लीजिए, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिजिकल मीनिंग की बात करें तो प्लैनेट्स मूव फास्टर नियर द सन, प्लैनेट्स मूव करते हैं फास्टर नियर द सन, प्लैनेट्स मूव स्लोअर फार फ्रॉम द सन, मींस जो प्लैनेट्स दूर होते हैं सन से वो स्लो मूव करते हैं। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है,
Square of the orbital period means square of a orbital period is proportional to the q of the semi-major axis. So t square is directly proportional to q of a semi-major axis. So t square is directly proportional to q of a semi-major axis. अगर न्यूटन्स लॉ को यूज करें उसको ड्राइव करें तो ये आता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम ए क्यू। और इसके बाद इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो ये हमें ये बताता है डिस्टेंस प्लैनेट टेक्स मोर टाइम टू रिवॉल्व मींस जो प्लैनेट्स बहुत दूर है एज कंपेयर टू सन वो ज्यादा टाइम लेते हैं सन के चक्कर लगाने में। लार्जर ऑर्बिट्स मींस लार्जर ऑर्बिटल पीरियड मींस जिनकी ऑर्बिट बड़ी है उनके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। एक्सप्लेन सोलर सिस्टम स्ट्रक्चर और ये एक्सप्लेन कर रहा है सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को कि जिन प्लैनेट्स की ऑर्बिट बड़ी है तो उनके लिए उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा सन के एक चक्कर को कंप्लीट करने में, और जो ऑर्बिट्स सन के करीब है तो उनके लिए उतना ही कम टाइम लगेगा सन को एक चक्कर लगाने में। सो प्लैनेटरी मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट जो कि हम फर्स्ट लॉ में भी यही बोले थे, r इक्वल टू a1 माइनस e स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e cos थीटा। सो अब इसके बाद हम वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट्स पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट है, आपसे बोल दिया किसी एक जनरल पॉइंट पे प्लैनेट की स्पीड फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ एम स्क्वायर माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर। और इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होता है माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन 2a। सो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद हमें जो वेलोसिटी निकल के आती है अंडर रूट जी एम 2/r माइनस 1/a, अंडर रूट 2gm 2/r माइनस 1/a। सो ये हो जाएगी वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट एट द इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो और इसमें r क्या है हमारा आर्बिटरी पॉइंट्स है और ये हमारी क्या है सेमी मेजर एक्सिस है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है सेमी मेजर और सेमी माइनर, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 जिसमें जो सन के पास है ये हमारा v1 हो जाता है। एक मिनट ये हमारा v1 हो जाएगा और ये हमारा v2 हो जाएगा। तो इसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है v1 माइनस v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो हमने वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट अंडर रूट gm 2/r माइनस 1/a। वेलोसिटी एट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब मींस अब अलग अलग पॉइंट्स पे भी हम वेलोसिटी एक तो जनरल पॉइंट पे फाइंड कर ली, अब पेरीहेलियन एपीहेलियन पेरिजी या एपोजी इन पे भी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो पेरिहेलियन मींस जो पास होता है सन के और एपीहेलियन मींस जो दूर होता है। इसको एक और नाम बोलते हैं पेरी जी और इसको एक और नाम बोलते हैं एपीहेलियन या फिर एपो जी, एपोजी पेरीहेलियन पेरीजी एपीहेलियन एपोजी। मैं तो एक ट्रिक से याद कर रखा हूं जो पास होता है सन के उसको पेरीहेलियन मींस पास मींस पेरीहेलियन, दूर होता है एपीहेलियन। सो वेलोसिटी एट नियरेस्ट पॉइंट आरपी इज इक्वल टू a1 माइनस, ये हम लिख रखे हैं ये एक्चुअल में क्या है r1 है, a1 माइनस सी r2 a1 प्लस सी r1 प्लस r2 को ऐड करते हैं तो 2a आता है, r1 r2 इज इक्वल टू b स्क्वायर आता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो हमें वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट मींस p पॉइंट मींस पेरीहेलियन पे अंडर रूट जी 2gm r2 अपॉन r1 प्लस r2, या फिर इसको एसेंट्रिसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं अंडर रूट gm बाय a 1 माइनस 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। ऐसी सिमिलर वे फास्टेस्ट पॉइंट जिसमें एपीहेलियन कहते हैं जिसमें r इज इक्वल टू 1 प्लस e। सो वेलोसिटी एट एपीहेलियन पे अंडर रूट gm बाय a 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e, या फिर इसको डिस्टेंस के टर्म में लिखना है तो 2gm r1 अपॉन r2 r1 प्लस r2। तो बट अकॉर्डिंग टू मी ये याद करके रखो ये इजी होता है। पेरीहेलियन मींस नियर पे तो इस पर पॉजिटिव जाएगा, दूर पे मींस 1 माइनस e आ जाएगा। अब उसके बाद एंगुलर मोमेंटम जो कि इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम हमें पता है L इज इक्वल टू mr स्क्वायर थीटा डॉट। सो mr स्क्वायर थीटा डॉट, सो L इज इक्वल टू m अंडर रूट जी एम स्मॉल जी कैपिटल अंडर रूट जी एम ए 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी r1। m हमें पता है वेलोसिटी पता है 2gm r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। और इसको और भी फॉर्मूला मींस एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है जो कि इसको इसमें भी लिख सकते हैं अंडर रूट एल इज इक्वल टू m अंडर रूट जी एम बी स्क्वायर बाय ए। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
एल इज इक्वल टू एम अंडर रूट जी एम ए 1 माइनस ई स्क्वायर। इसका फिजिकल मीनिंग समझे हम। एंगुलर मोमेंटम हमें क्या बता रहा है? सो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, रिस्पांसिबल फॉर केप्लर्स ऑफ सेकंड लॉ। हमें पता है केप्लर्स लॉ क्या था? इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डी बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, जिसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और डिटरमाइंस ऑर्बिट शेप एंड साइज एंड शेप, ये डिटरमाइन करता है ऑर्बिट की शेप को और साइज को। एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन 2a। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर। काइनेटिक एनर्जी जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन 2a। हम इसको कैसे लिख पाए? हमें पता है टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख देंगे? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमें पता है जी एम, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारी क्या है? माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो टोटल एनर्जी हमारी माइनस माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी एम स्मॉल एम बाय आर। राइट, सो इनके टर्म में लिख सकते हैं हम। अब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर एनर्जी लेस देन जीरो मींस हमारा सिस्टम क्या है? बाउंड मींस इलिप्टिकल ऑर्बिट। नेगेटिव साइन मींस प्लैनेट इज ग्रेविटेशनली बाउंड, मींस सिस्टम बाउंड है। अब इसके बाद टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि हम पता टी इज टाइम पीरियड फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ए क्यू अपॉन जी एम। टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ए क्यू बाय जी एम। इसका फिजिकल मीनिंग को समझें तो ये क्या बता रहा है? लार्जर ऑर्बिट मींस लार्जर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन सेमी मेजर एक्सिस एंड मास ऑफ अ सन। मींस ये इंडिपेंडेंट है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है किसके? मास ऑफ प्लैनेट के। दे ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेमी मेजर एक्सिस, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लैनेट मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए? सो जिसमें सन है, एक सन फोकई है, जिसमें सबसे पास पॉइंट वाले को पेरीहेलियन या पेरिजी कहते हैं, सबसे फास्टेस्ट पॉइंट को एपीहेलियन या फिर एपोजी कहते हैं। अब इसके बाद इसकी समरी लिखते हैं हम, कंपैरिजन बिटवीन सर्कुलर ऑर्बिट एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी फॉर सर्कुलर ऑर्बिट के लिए इसेंट्रिसिटी 0 होती है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए इसेंट्रिसिटी 0 से लेकर 1 तक के बीच में लाई करती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में वेरिएबल होती है। डिस्टेंस फ्रॉम सन कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल रहता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है इलिप्टिकल और सर्कुलर में। एनर्जी इसमें भी निगेटिव रहती है, सर्कुलर में भी और इलिप्टिकल में। अब उसके बाद एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन जिसमें एक तो सैटेलाइट मोशन हो जाएगा, स्पेस मिशन हो जाएंगे हमारे, प्लानिटरी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, रॉकेट साइंस और ऑर्बिटल मैकेनिक्स वगैरह हम इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को जिसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जिसमें सबसे पहले टोटल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। इसका एक और फॉर्मूला मैं लिखाया था, स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर। ऐसे एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला और ऑल्सो होता है, जिसको हम अंडर रूट जी आर लिखते हैं, अंडर रूट जी आर। और ये रिलेशन रेडियस इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट अंडर रूट जी एम 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए। एंगुलर मोमेंटम एम एल इज इक्वल टू एम अंडर रूट जी एम ए 1 माइनस ई स्क्वायर। टोटल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन 2a। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ए क्यू अपॉन जी एम, और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। मीन्स ये हमें क्या बता रहा है कि जो प्लैनेट्स सन के ज्यादा दूर होंगे मीन्स उनका टाइम पीरियड भी उतना ही ज्यादा होगा, जो सन के ज्यादा क्लोज होंगे उनका टाइम पीरियड उतना ही कम होगा।
सो इसके कंक्लूजन और देख लेते हैं। प्लानिटरी मोशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स. So main conclusion, gravitational force produces elliptical orbit. Anglo-quantum conservation lead to Kepler's second law. Energy determines orbit type. Time period follows Kepler's third law. Velocity continuously change in elliptical orbit. These ideas forms the foundation of classical mechanics, astrophysics, space science and satellite technologies. अब इसके बाद इंटरव्यूज के क्वेश्चन और हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, राइट. तो अपन इंटरव्यू के क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए. हमने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है, अब इसके बाद हम इसके इंटरव्यूज के क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जिससे एक हमारी बेसिक पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. सबसे पहला, व्हाई सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव. सो सेंट्रल फोर्स ऑलवेज कंजर्वेटिव क्यों होता है? सो सेंट्रल फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियल डिस्टेंस. सो सेंट्रल फोर्स डिपेंड्स करता है ओनली ऑन रेडियल डिस्टेंस. सो एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ आर आर कैप, और हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर वेक्टर. सिंस फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन पोजीशन वेक्टर, और हमें पता है फोर्स डिपेंड्स करता है ओनली ऑन पोजीशन वेक्टर. वर्क बिकम पाथ इंडिपेंडेंट, और हमें पता है वर्क पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है क्लोज पाथ के लिए. वर्क इंडिपेंडेंट होता है क्लोज पाथ के लिए बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर वेक्टर जीरो होता है क्लोज सर्कल के लिए, इसलिए वर्क डन जीरो होता है. वर्क डन जीरो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, क्लोज पाथ के लिए. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव. इसका फिजिकल मीनिंग समझे तो फिजिकल मीनिंग हमें बताता है मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व. इसमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है. और इंपोर्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कैन ऑलवेज बी डिफाइंड. पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कैन ऑलवेज बी डिफाइंड. अगर जैसे कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है उसके करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाई डज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड टू प्लेनर मोशन. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें प्लेनर मोशन क्यों बताता है? हमें पता है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम बी आर क्रॉस पी वेक्टर, या फिर पी आर परपेंडिकुलर, या फिर एम बी आर. और सेंट्रल फोर्स मोशन में टॉर्क जीरो होता है. सेंट्रल फोर्स मोशन में टॉर्क जीरो होता है. टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम डीएल बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो होता है. मींस हमें ये बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, remains phased in magnitude and direction. So हम इससे बोल सकते हैं कि radial vector and velocity vector remains perpendicular to L vector. Motion remains confined to one plane. Means motion always confined रहेगा one plane में, क्योंकि हमें पता है radius vector and velocity vector perpendicular to L vector है, और perpendicular to L vector है, तो हमें ये बता रहे कि motion confined होगा plane motion में. So central motion, force motion is always planar motion. So central force motion always planar motion. Third question. So why are only inverse square law and Hooke's law force capable of producing closed orbit? Inverse square law of Hooke's law ही क्यों capable है producing closed path? According to Berthard theorem, हमें Berthard theorem पता है कि only two central forces law produces closed orbit for all bound motion. हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओनली दो सेंट्रल फोर्स है जो प्रोड्यूस करते हैं क्लोज पाथ फॉर ऑल बाउंड मोशन, जिसमें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r². रीजन, बिकॉज रेडियल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बिकम्स commensurate with angular frequency and orbit repeat after fixed interval of टाइम. सो रेडियल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कमेंसरेट होती रहती है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ऑर्बिट रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जिसका एग्जांपल है ग्रेविटेशन एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल. इफेक्टिव पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या होगा? इफेक्टिव पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या है. सो इफेक्टिव पोटेंशियल UR प्लस L² अपॉन 2mr². जो सेकंड टर्म है वो रिप्रेजेंट करे सेंट्रीफ्यूगल रिपल्सन. सो इफेक्टिव पोटेंशियल कंबाइंस एक्चुअल इंटरेक्शन पोटेंशियल प्लस रोटेशनल इफेक्ट. सो thus complicated two-dimensional motion reduces to one-dimensional
रेडियल मोशन मींस जो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम थी वो रिड्यूस हो जाती है 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम में। इंपॉर्टेंस यूज टू स्टडी स्टेबिलिटी मींस इसकी स्टडी करते स्टेबिलिटी के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, बाउंड स्टेट्स में और एस्केप कंडीशन वगैरह में इसका हम इफेक्टिव पोटेंशियल का यूज करते हैं। वाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉट अ रियल फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम? वाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स इन inertial frame? Centripetal force appears only in rotating frame. Centrifugal force सिर्फ हमें रोटेटिंग फ्रेम में ही दिखता है। इट इज नॉट कॉज्ड बाय फिजिकल इंटरेक्शन, ये कोई फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू नहीं आता है। सो हमें पता है Fc इज टू mv square by r. In inertial frame, motion is explained usually using inertia only. Motion explain करता only inertia only. Hence, in inertial frame हमें पता कि motion explained only inertia only. Hence, centrifugal force is called, और इसलिए हम centrifugal force को pseudo force भी कहते हैं. Means it appears due to acceleration of reference frame itself. Means जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो फ्रेम है वो एक्सेलरेट कर रही है बाय इटसेल्फ। इट अपीयर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम बाय इटसेल्फ। मींस जो कोई फ्रेम होती है वो एक्सेलरेट कर रही है, उसके कारण कोई एक्स्ट्रा फोर्स आता है, उसको ही हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम दे रखा है या फिर सूडो फोर्स कह रखा है। व्हाई डज इनवर्स स्क्वायर लॉ लीड टू कॉनिक सेक्शन इक्वेशन? व्हाई डज इनवर्स स्क्वायर लॉ लीड टू कॉनिक सेक्शन ऑर्बिट्स? Fr is equal to minus k by r square. So orbit equation become L is equal to P upon 1 plus E cos theta. This is equation of conic section. और हमें पता है कि इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 है तो पैराबोल हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोल हो जाएगा। थस ऑल ग्रेविटेशनल ऑर्बिट बिकम्स कॉनिक सेक्शन। सो हम कह सकते हैं ऑल ग्रेविटेशनल ऑर्बिट्स हैं वो क्या हो जाती है, बिकम कॉनिक सेक्शन। थस ऑल ग्रेविटेशनल ऑर्बिट्स बिकम कॉनिक सेक्शन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रुंज लेंस फैक्टर? सो रुंज लेंज वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? रंज लेंज वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस एल वेक्टर माइनस एम के आर कैप। सो इट रिमेन्स कंजर्व्ड, ये रिमेन्स कंजर्व होता है फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्स। सो ये कंजर्व होता है इनवर्स स्क्वायर फोर्स के लिए। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इट पॉइंट्स टुवर्ड्स पेरिहेलियन ऑफ अ ऑर्बिट। मींस ये हमें पॉइंट करता है टुवर्ड्स पेरिहेलियन ऑर्बिट्स। मींस जो ऑर्बिट है वो पास की ऑर्बिट की ओर हमें पॉइंट्स करता है। मींस ये एक्सप्लेन करता है ऑर्बिट की ओरिएंटेशन को, एक्सप्लेन हाइड्रोजन सिमेट्री, इंपॉर्टेंस इन हाइड्रोजन एटम। सो ये कई बार पूछ लेते बट मेरे हिसाब से ये इतना कई बार इंटरव्यूज वगैरह में ये नहीं पूछते हैं। व्हाई डज अ प्लैनेट मूव्स फास्टर नियर पेरिहेलियन? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछ लेता है। बेसिक क्वेश्चन है कि जो प्लैनेट्स होते हैं जो पेरिहेलियन जब सन के पास आते हैं तो उनकी स्पीड क्यों बढ़ जाती है? ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L is equal to mr square theta dot. सो नियर पेरिहेलियन डिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, डिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। देयरफॉर लीनियर स्पीड, सो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो लीनियर स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। लीनियर स्पीड इंक्रीज कर जाए सो हम कह सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मींस एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, mvr, जो कि कंजर्व होता है या फिर कांस्टेंट होता है। सो हम कह सकते हैं अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। सो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। जैसा हमें पता कि जब कोई प्लैनेट, ये सन है हमारा, कोई प्लैनेट अगर इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे तो इसकी स्पीड यहाँ स्पीड कम होगी और डिस्टेंस ज्यादा होगा। और कोई प्लैनेट सन के पास है तो वो ऐसा मूव करोगे तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगा। ये देखो डिस्टेंस बहुत कम है और यहां देखो इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो इसी से हम बोल पा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। सो दिस एक्सप्लेन केपलर सेकंड लॉ। व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट? सो स्टेबल और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कंडीशन का डेल यू इफेक्ट ऑफ पॉइंट डेल आर इज इक्वल टू 0।
सो स्टेबिलिटी कंडीशन मींस डेल स्क्वायर यू इफेक्टिव अपॉन डेल आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। मींस फिजिकल मीनिंग की बात करें तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूसेस रिस्टोरिंग फोर्स। मींस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है रिस्टोरिंग फोर्स को। थस पार्टिकल ऑसिलेट्स अराउंड ऑर्बिट रादर देन एस्केपिंग। मींस हमें यह बताता है कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है अराउंड ऑर्बिट रादर देन एस्केप करने की जगह। व्हाट 10th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ एंगुलर मोमेंटम बिकम जीरो। अगर एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, देन सेंट्रीफ्यूगल बैरियर डिसअपियर्स। सेंट्रीफ्यूगल बैरियर डिसअपियर हो जाएगा, मींस मोशन बिकम प्योरली रेडियल। मींस मोशन एकदम से प्योरली रेडियल हो जाएगा। मींस पार्टिकल मूव्स डायरेक्टली टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर। मींस हम इससे बोल पाएंगे कि पार्टिकल या तो टूवर्ड्स द सेंटर आएगा या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा। मींस यू इफेक्टिव इज इक्वल टू यू आर। मींस इसका एप्लीकेशन देखें, रेडियल इनफॉल, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन और स्टेलर कोलैप्स। जो स्टेलर कोलैप्स वगैरह होते हैं वो सब एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाते हैं, इसलिए होते हैं ये सब। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से मैं कहूंगा। कई बार ये इंटरव्यूज वगैरह में पूछ रहे थे कि एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो जो वी इफेक्टिव पोटेंशियल हो जाएगा वो इक्वल एक्चुअल पोटेंशियल हो जाएगा। सो उससे क्या होगा कि पार्टिकल या तो टूवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर ही मूव करेगा। वाई इज टोटल एनर्जी निगेटिव फॉर बाउंड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ रहे थे कि टोटल एनर्जी निगेटिव क्यों होती है कि बाउंड ऑर्बिट में। हमें पता टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो वो ग्रेविटेशनल सिस्टम टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। सो इन बाउंड ऑर्बिट टोटल एनर्जी इज ग्रेट नेगेटिव। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है काइनेटिक एनर्जी से। सो हम इसी के बेसिस पे बोल सकते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, टोटल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। फिजिकल मीनिंग मीन्स एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द पार्टिकल टू इंफिनिटी। मीन्स टोटल एनर्जी नेगेटिव है, मीन्स वो बाउंड है। बाउंड है मीन्स हमें अगर उसको रिमूव करना होगा, मीन्स अनबाउंड करना होगा, तो हमें कुछ बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा। What is centrifugal barriers? What is centrifugal barriers? So centrifugal barrier क्या होते हैं? So centrifugal potential हमें पता है, जो कि हमारा V इफेक्टिव है L स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर, बिकम वेरी लार्ज एस रेडियस। और रेडियस जीरो होगा और रेडियस की तरफ मूव करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर बहुत ज्यादा हो जाएगा। थस पार्टिकल कैन नॉट इजिली अप्रोच सेंटर। मींस पार्टिकल सेंटर की ओर इजिली नहीं जा पाते, because this is a repulsive effect, this is a repulsive effect in centrifugal barrier। यही repulsive effect है centrifugal barrier में। importance means stabilize orbits, means orbits को stabilize करके रखते हैं। importance है nuclear scattering, important है nuclear scattering में। importance है in quantum mechanics, और quantum mechanics में भी बहुत important है। why does Kepler second law represents angular momentum conservation? so हमें पता Kepler second law dA by dt is equal to 1/2 r square थीटा डॉट, 1/2 r स्क्वायर थीटा डॉट। और हमें पता एंगुलर मोमेंटम क्या होता है m r स्क्वायर थीटा डॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं dy by dt l upon 2m, l upon 2m। मींस dy by dt is equal to constant, मींस इक्वल एरिया स्वीप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस जो हमारे प्लैनेट होंगे वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करेंगे। एक्सप्लेन फिजिकल मीनिंग ऑफ इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या होगा? इसेंट्रिसिटी मेजर्स डेविएशन फ्रॉम सर्कुलर ऑर्बिट। मींस इसेंट्रिसिटी मेजर करके बताता है कि कोई ऑर्बिट उस सर्कुलर से कितना डेविएट हुआ है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 + 2 l स्क्वायर अपॉन m के स्क्वायर। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो है तो वो ऑर्बिट क्या हो जाएगी? सर्कल हो जाएगी। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो से लेकर 1 तक के बीच में तो ऑर्बिट हो जाएगी इलिप्स। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो हम कह सकते हैं पैराबोला हो जाएगी। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं डिटरमाइंस नेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिट। मींस ये डिटरमाइन करता है नेचर को और ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिट। मींस किस टाइप की ज्योमेट्री है ऑर्बिट की। व्हाई डज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम नेगेटिव? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस चूजन एट इंफिनिटी। हम पोटेंशियल एनर्जी
रेफरेंस को चूज करते हैं इन्फिनिटी पर, और वहां पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान के चलते हैं। सिंस ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव, सो यू आर इज इक्वल टू, व्हाई डज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम नेगेटिव? सो सिंस इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलते हैं, ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव, सो यू आर इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर। सो नेगेटिव साइन means energy must be supplied to separate masses infinitely, means हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बाहर से टू सेपरेट masses infinity पर, means separate masses infinitely, means हमें बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी दो मासेस को सेपरेट आउट करने के लिए। सो नेगेटिव पोटेंशियल इंडिकेट्स बाउंडेड अट्रैक्टिव सिस्टम, मींस नेगेटिव पोटेंशियल हमें इंडिकेट करता है नेगेटिव बाउंडेड सिस्टम के बारे में। एक्सप्लेन प्रिसिशन ऑफ ऑर्बिट कॉन्सेप्चुअली, मीन जो ऑर्बिट है वो प्रिसिशन करने लगती है, उसको एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्चुअली। ए फोर्स लॉ स्लाइटली डिफर्स फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऑर्बिट डज नॉट क्लोज एग्जैक्टली, मेजर एक्सेस स्लोली रोटेट्स, मींस मेजर एक्सेस स्लोली क्या करती है, रोटेट करने लगती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ऑर्बिट प्रिसिशन, ऑर्बिट प्रिसिशन इसको कहते हैं। एग्जांपल की बात करें, सो मरकरी पेरीहेलियन शिफ्ट, मरकरी पेरीहेलियन शिफ्ट कर जाती है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन वगैरह इसके एग्जांपल। व्हाट इज स्कैटरिंग एंगल फिजिकली? स्कैटरिंग एंगल फिजिकली क्या बताता है हमें? स्कैटरिंग एंगल फिजिकली हमें क्या बताता है? सो स्कैटरिंग एंगल मेजर डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय सेंट्रल फोर्स, मींस सेंट्रल फोर्स के द्वारा जो एंगल डिफ्लेक्ट होता है वो हमें उसके बारे में, सेंट्रल फोर्स के बारे में बताता है। इट डिपेंड्स ऑन इंपैक्ट पैरामीटर, इनिशियल एनर्जी एंड स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, मींस फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, इन सब के बारे में हमें बताता है। एप्लीकेशन की बात करें तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग, पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर इंटरेक्शन के बारे में हमें बताता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाई सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम रिड्यूस टू वन बॉडी प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम रिड्यूस टू वन बॉडी प्रॉब्लम? फॉर टू इंटरेक्टिंग बॉडीज जिनका मास m1 और m2 है, मोशन कैन बी सेपरेटेड इनटू सेंटर ऑफ मास मोशन एंड रिलेटिव मोशन। So by using reduced mass concept m1 m2 upon m1 plus m2, problem become equivalent to one body moving in central potential, means two body problem को one body problem में reduce कर लेते, उससे problem को tackle कर पाना easy हो जाता है। Why is Virial theorem important in astrophysics? वेरियल थ्योरम इंपोर्टेंट को एस्ट्रोफिजिक्स में, हमें वेरियल थ्योरम पता है। वेरियल थ्योरम हमें क्या बताता है? वी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n, मींस एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज n by 2 टाइम्स एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर ग्रेविटी के लिए हमें पता है, पोटेंशियल क्या होता है ग्रेविटी के लिए, माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर। तो यहां देखो आर की पावर मींस पोटेंशियल हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1, मींस या एन की वैल्यू क्या है हमारी -1, तो हम इसमें पुट करके देखेंगे। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। सो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, सो एप्लीकेशन की बात करें, डिटरमाइंस मासेस ऑफ गैलेक्सीज, ये मासेस ऑफ गैलेक्सी को डिटरमाइन करता है। एस्टिमेट्स स्टेलर टेम्परेचर, एक्सप्लेन क्लस्टर स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन करता है क्लस्टर स्टेबिलिटी को। डार्क मैटर की स्टडी करता है। व्हाई सेंट्रल फोर्स मोशन फंडामेंटल इन फिजिक्स? सेंट्रल फोर्स मोशन फंडामेंटल क्यों इन फिजिक्स में? सेंट्रल फोर्स मोशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल रिलेटिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कंजर्वेशन लॉ को, सिमेट्री प्रिंसिपल्स को, स्टेबिलिटी एनालिसिस को, ऑर्बिटल डायनामिक्स को। सो सेंट्रल फोर्स मोशन कनेक्ट्स क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो सेंट्रल फोर्स मोशन कनेक्ट करता है क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स को। आई होप कि हमने लेक्चर बहुत अच्छे से डिटेल वे में
बहुत इन डेप्थ में समझ लिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। और ये प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर के दोनों के क्वेश्चन देखो ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी इसी टाइप से पूछेंगे। और एक दो बार अगर ये लेक्चर को 2-3 बार देख लेते हो और इस टाइप के क्वेश्चन समझ लेते हो, तो 100% आप आंसर एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका ये फेवरेट टॉपिक होता है सेंट्रल फोर्स मोशन, तो उससे क्वेश्चन 100% पूछेंगे। सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और जहां कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में करके मेरे से पूछ लें, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां कुछ भी डाउट्स हो मुझसे पर्सनली पूछ लें, और या फिर ग्रुप में भी डिस्कस कर लें। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और लोगों को भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी हेल्प हो पाए। और ये कंटेंट सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब so that I got more motivation for you to make more lecture for you. So we will meet very soon in the next lecture. Bye bye.